नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि 134 सीटों पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। बता दें, एमसीडी में चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि मेयर उनका ही बनेगा। मालूम हो कि बीजेपी ने भी 104 सीटों पर कब्जा जमाया है और 126 पर बहुमत है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मेयर उनका ही बनेगा। आम आदमी पार्टी मुगालते में ना रहे। जब पार्षद मेयर के लिए वोट करेंगे तो अंतिम फैसला बीजेपी के ही पक्ष में आएगा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को हुई थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। एमसीडी की 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रचार किया था और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली थी। बीजेपी ने इस चुनाव में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए सड़कों पर उतारा था। हालांकि आखिर में बाजी केजरीवाल ने मारी है। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार के साथ ही एमसीडी पर भी आपका कब्जा होगा। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म किया, वैसे ही अब एमसीडी में लूटपाट और वसूली को बंद किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ठीक करने के लिए वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, पहले उनके काम करवाएंगे, उसके बाद दूसरे लोगों के काम कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता कहते थे कि स्कूल अस्पताल से वोट नहीं मिलते, लेकिन दिल्ली की जनता ने देश को संदेश दिया है कि स्कूल अस्पताल से भी वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी का इस बार के एमसीडी चुनाव में 2017 के प्रदर्शन की तुलना में वोट शेयर और सीटें बढ़ी हैं। आपका वोट शेयर 2017 की तुलना में 26% से बढ़कर 42% हो गया है और सीटें भी 48 से बढ़कर 134 हो गई। वहीं बीजेपी भले ही इस बार सीटें कम लाई हो, लेकिन उसका भी वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी का 2017 के नगर निगम चुनाव की तुलना में वोट शेयर 36% से बढ़कर 39% हो गया है। वहीं अगर 2017 के बाद हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में आए वोट प्रतिशत की तुलना की जाए तो आपका वोट प्रतिशत कम हुआ है। 2020 के इसी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर 54% था, जो उसी आबादी के नगर निगम में गिरकर 42% रहा है, यानी 12% वोट कम मिले हैं। जबकि बीजेपी का 2020 के विधानसभा में 41% वोट थे और इस दौरान अभी नगर निगम चुनाव में 39% हैं, यानी लगभग समान है। तीन प्रमुख दलों में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका 2020 और 2015 के विधानसभा चुनावों में क्रमशः 12% और 10% की तुलना में नगर पालिका चुनावों में बेहतर वोट शेयर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई। राज्यसभा में बतौर सभापति अपने पहले संबोधन में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी एनजेएसी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि एनजेएसी बिल के लिए 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। इस बिल को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति ने इसे संसदीय संप्रभुता के साथ गंभीर समझौता बताया। उन्होंने कहा यह उस जनादेश का असम्मान है जिसके संरक्षक उच्च सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नियमबद्ध तरीके से किए गए संवैधानिक उपाय को इस तरह न्यायिक ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया हो। बता दें, एनजेएसी अगर लागू होता तो इसमें जजों के अपॉइंटमेंट में सरकार भी अपनी भूमिका निभाती। एनजेएसी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, केंद्रीय कानून मंत्री के अलावा 2 जानकार लोग भी शामिल होते, जबकि कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजों का पैनल जजों की नियुक्ति करता है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से सरकार लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर हमलावर है और वो जजों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप चाहती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका हो जाएगी तो न्यायपालिका के लिए ये एक झटका होगा और इसका असर लोकतंत्र और न्यायिक फैसलों पर और अधिक पड़ेगा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान के दौरान मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की घटना को आज 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने रखा गया।
चीफ जस्टिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए इसे 8 दिसंबर को उनकी कोर्ट के सामने मेंशन किए जाने की बात कही। बता दें, रामपुर में कुल 33% ही मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे कम मतदान है। तमाम नागरिक संगठनों, वकीलों और समाजवादी पार्टी के आरोप हैं कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने रामपुर के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया, उन्हें पीटा गया, उनके घरों पर पुलिस ने हमले किए। रामपुर उपचुनाव के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। कई पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल रामपुर में छीनने का आरोप पुलिस पर लगा। कुछ पत्रकारों को थाने में ले जाकर उनके मोबाइल और कैमरे से वीडियो फोटो पुलिस ने डिलीट करा दिए। पिछले 4 दिनों से पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को लगातार सूचित कर रहे हैं कि रामपुर में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। आधी रात को पुलिस घरों में घुसकर धमका रही है। नोटबंदी लागू किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 6 साल पहले यानी 2016 में लागू किए गए नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और आरबीआई से नोटबंदी लागू करने के संबंधी रिकॉर्ड पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलील पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था वो सिर्फ इसलिए हाथ बांध कर नहीं बैठेगी क्योंकि ये एक आर्थिक नीति का फैसला है। कोर्ट ने कहा वो इस संबंधी फैसले लेने के तरीकों की जांच कर सकती है। वहीं वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार नोटबंदी को लेकर आश्वस्त थी तो उसे इस फैसले की प्रक्रिया से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश करने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पूरी तरह से गलतियों से भरी थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी के साथ मनाएंगे। मालूम हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राजस्थान तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि सोनिया गांधी का जन्मदिन शुक्रवार को है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य वरिष्ठ नेता उनकी यात्रा के दौरान वहां होंगे। पहले यात्रा को गुरुवार को 1 दिन का विश्राम लेना था, लेकिन अब इसको 1 दिन आगे बढ़ाकर शुक्रवार को कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इसके शुरू होने से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता भी पहुंचे। इन नेताओं की बैठक में मौजूदगी हैरान करने वाली रही, क्योंकि ऐसे संकेत थे कि कांग्रेस की किसी पहल में आप या तृणमूल कांग्रेस सहयोगी बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। दोनों दलों ने लंबे समय से संसद में कांग्रेस के नेतृत्व वाले किसी भी मूवमेंट में शामिल होने से इनकार किया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष से सभी स्टैंडिंग कमेटी छीनने को लेकर बात उठाई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद की परंपरा खत्म करते हुए विपक्ष से सभी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। सारी स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन ली गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तब उनका माइक भी बंद कर दिया गया, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वागत करते हुए धनखड़ की पहले तारीफ की और फिर शेर पढ़कर इशारे इशारे में तंज भी कसा। खड़गे ने धनखड़ को किसान पुत्र कहकर पुकारा और कहा कि आप भूमि पुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। खड़गे ने कहा कि सभापति कानून के जानकार हैं और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कानून को जल्दबाजी में पारित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून की गुणवत्ता पर टीका टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा यह हमारी संसदीय प्रणाली की सेहत और छवि के लिए ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि विधेयक पर ढंग से विचार करने के लिए उन्हें विभिन्न संसदीय समितियों के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। इस दौरान खड़गे ने शाराना अंदाज में कहा कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। खड़गे के शेर सुनाने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुस्कुराने लगे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पटना हाईकोर्ट के एक जज को एक वीडियो में एक अधिकारी से ये पूछते हुए देखा जा सकता है कि क्या उन्हें आरक्षण से नौकरी मिली है। अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जस्टिस ने सुनवाई के दौरान मजाकिया लहजे में वो टिप्पणी की थी और ये कामकाज का सामान्य हिस्सा भर है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये मामला पिछले महीने का है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुनवाई के दौरान के लाइव स्ट्रीमिंग का ये वीडियो अब सामने आया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संदीप कुमार ने टिप्पणी 23 नवंबर को जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती के खिलाफ लंबित बंटवारे के मुकदमे के बावजूद एक पक्ष को मुआवजा जारी करने के मामले में सुनवाई के दौरान की।
सोशल मीडिया पर आए उस वीडियो में सुना जा सकता है कि जस्टिस कुमार पक्षकारों को अपना हलफनामा दाखिल करने को समय देने के लिए मामले को स्थगित करते हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारी से पूछा, भारती जी आरक्षण पर नौकरी में आए हैं क्या? अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया। अधिकारी के कोर्ट रूम से चले जाने के बाद कोर्ट रूम में मौजूद कुछ वकील हंसने लगे। एक वकील ने टिप्पणी की, अब तो हुजूर समझिएगा बात। लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य वकील ने टिप्पणी की, 2 नौकरी के बराबर तो हो गया होगा। जज ने फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। इन लोगों का ये बेचारा पैसा जो कमाया होगा खत्म कर दिया होगा। जज की टिप्पणी पर कई वकील हंसने लगे। वीडियो अरविंद कुमार भारती नाम के बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के मामले से संबंधित है। अदालत ने उनसे ये बताने के लिए पेश होने को कहा था कि विभाजन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्हें एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया। अदालत ने उनसे ये बताने के लिए पेश होने के लिए कहा था कि विभाजन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी कर दिया। अफगानिस्तान में सत्ता में काबिज तालिबान ने अब भारत से अफगानिस्तान में फिर से निवेश शुरू करने की मांग की है। इसे लेकर पिछले सप्ताह तालिबान में एक मीटिंग की गई, फिर निवेश शुरू करने की मांग की गई। अफगानिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक तालिबान ने तो ये भी कहा है कि भारत अफगानिस्तान के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और पिछले साल अगस्त महीने में हिंसक सत्ता परिवर्तन के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया था और अभी तक दूतावास को दोबारा खोलने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। तालिबान की इस मांग को लेकर अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे एक दिवसीय मैच में भी हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। आज बांग्लादेश ने भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया। अंतिम गेंद तक खिंचे इस मुकाबले में बांग्लादेश के 271 रन का पीछा करते हुए भारत की टीम 266 रन ही बना सकी। 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में विराट कोहली 5 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद तीसरे ओवर में शिखर धवन 8 रन पर आउट हो गए और फिर जल्द ही वॉशिंगटन सुंदर के रूप में तीसरा विकेट भारत ने खो दिया। हालांकि आखिरी 2 ओवरों में चोटिल रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 51 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 82 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए और फिर अक्षर पटेल ने भी 56 रनों की पारी खेली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।